आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है एंड कल जो हम लोगों ने रैंक निकालना सीखा था, एक्चुअली में रैंक का यूज़ क्या होता है अगर हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ले रहा हूँ। तो मेन अपना टाइटल है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ये अगर मुझे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, x + 2y + 3z = 4, 2x + 3y + 4z = 5, 3x + 4y + 5z = 6। सपोज ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करके हमको x, y एंड z निकालना है। तो मैं अगर मैट्रिक्स ए हम लोग लिखते थे, याद है आपको, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये था हमारा मैट्रिक्स। x क्या था इसमें, x y z, एंड मैट्रिक्स b क्या था, 4 5 6। तो हम लोग ax = b को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, लेट अस इसका नाम सी देते हैं, तो उसको इस तरह से बोलते हैं a ऑब्लिक b, या a:b लिखने का लोगों का अलग अलग तरीका होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6। तो ये जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, 3 × 4 का है, ठीक है। यहाँ पे 3 रो है एंड 4 कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स का देखिए यूज क्या होता है, इस मैट्रिक्स की हेल्प से ही हम लोग इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम लोगों ने सीखा था इन डिटर्मिनेंट, उसी टाइप से यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का हम लोग लॉजिक भी देख लेते हैं क्या होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से एक्चुअल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों चेंज नहीं होता है और क्यों उसको अप्लाई कर पाते हैं, ओके। तो देखिए हमारे पास अभी क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है एंड हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशंस की। ये अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन देखा है कि अगर आपको लिखना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो ये होता है, एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है हमको। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो हम लोग 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में विदाउट चेंजिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बेसिकली ये बोले विदाउट चेंजिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, ओके। तो जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम लोग किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज एनी 2 रोज, ओके। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूजुअली हम लोग डिनोट ऐसे कर देंगे RIJ, मतलब I और J रो को इंटरचेंज कर दिया हमने। सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई अ रो बाय कांस्टेंट अल्फा, मल्टीप्लाई एनी रो
by a constant alpha. Okay, and obviously alpha is not equal to 0. Third, replace any row, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हैं मैं कि R1 में R1 को रिप्लेस कर सकता हूँ R1 प्लस लैम्डा R2 प्लस म्यू R3 से. तो R1 में मल्टीपल ऑफ R2 प्लस मल्टीपल ऑफ R3 ऐड कर सकते हैं. तो उसको आप देखिए ऐसे लिखिए कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट add या subtract any multiple, add subtract any multiple, add and subtract a multiple of any row or column, सॉरी कॉलम नहीं, रो में जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सिर्फ रो का यूज करते हैं. तो add a multiple of any row from a given row. Okay. ये तीन काम बेसिकली हम लोग कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब इन तीनों को कैसे करना है और कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग एक पूरे क्वेश्चन में देखेंगे आराम से. तो पहले मैं आपके इसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्यों कर पाते हैं आइडियली ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए, तो उसको समझने के लिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा जब लीनियर पेयर को सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते थे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे चीज़ों को, तो उससे इक्वेशन चेंज नहीं होता था. जैसे अगर लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इस टाइप से इक्वेशन लिखा है तो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते थे, दूसरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते थे. तो वही सारी चीज़ें एक्चुअली उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं. ओके, अब देखिए जैसे सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. अगर आपको इसको सॉल्व करना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 7, तो आइडियली इसके पीछे हम लोग ये वाला सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं 1 2 1 1 एंड xy इज इक्वल टू 3 7. ओके, ठीक है. देखिए, अब जब मैं आपसे बोल रहा हूं, 3 सेकंड वाला देख लेते हैं, मल्टीप्लाई एनी रो बाय ए कांस्टेंट अल्फा. तो अगर मैं इस सिस्टम में एक मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो सिस्टम चेंज नहीं होगा. तो देखिए, अब मैं इस वाले के लिए कि ये जो है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको देख लिया आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं. उसके लिए मैट्रिक्स आपको लेना है सपोज अल्फा 0 0 1, ये मैट्रिक्स है 1 2 1 1 x y इज इक्वल टू, मैंने प्री मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी लिखेंगे अल्फा 0 1 1 एंड 3 7. ठीक है. देखिए, आइडियली अब क्या हो जाएगा जब आप इसको लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होने वाला है. अल्फा अल्फा प्लस, मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं यहां पे, देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस 0 तो ये हो जाएगा अल्फा, 2 अल्फा प्लस 0 तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, 0 एंड 1 ये हो जाएगा 1, 2 एंड 1 तो ये हो जाएगा 1 एंड इंटू एक्स वाई
एंड दिस शुड बी इक्वल टू, क्या बनेगा, 3 अल्फा 0, दिस विल बी 3 अल्फा एंड दिस विल बी 10, 1 प्लस दिस विल बी 10, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आइडियली क्या किया है मैंने, ओके वही मुझे लग रहा है कुछ गलती कर दी थी, यहाँ पर 0 था वो, एक्चुअली यहाँ पर 0 था, ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए था। अब देखिए क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए ये क्या हुआ, आइडियली सोचिए अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था x + 2y = 3, अब यहाँ पे क्या किया आपने, ये क्या बन जाएगा, αx + 2 αy = 3 अल्फा। तो आइडियली हुआ क्या है, लॉजिक देखिए, मैंने पूरी जो फर्स्ट इक्वेशन था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, अल्फा से। तो क्या मल्टीप्लाई करने पे किसी कांस्टेंट से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आंसर चेंज होगा या सिस्टम ऑफ इक्वेशन चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये अपने क्लास 10th में हम लोग कर चुके हैं, कभी 2 से मल्टीप्लाई किया, कभी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो बस अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस लिखे हैं उसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग एक प्री डिटरमाइंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। प्री डिटरमाइंड मतलब हमको एक्चुअली में मालूम है, जैसे अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ क्लास 10th वाले, तो हमको मालूम होता था कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम चीज वहां पे प्री डिटरमाइंड कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या है, प्री डिटरमाइंड मैट्रिक्स। जैसे अगर मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन को कर रहा हूँ, तो आप रिलेट करिए इससे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो उसके लिए हमको इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका लॉजिक आप देख सकते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स में देखा था हम लोगों ने, तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि कैसे इंटरचेंज करना है और कैसे रिफ्लेक्ट करना है। तो मैं सारे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि ये सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस करते हुए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यूज करके कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अब मैं वापस से अपने क्वेश्चन पे जा रहा हूं। तो हम लोग अपना रो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था उसको लिख रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन के लिए। वो आया था 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो मैट्रिक्स लिखा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसमें हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और इस मैट्रिक्स को एक स्पेशल फॉर्म में लेके आएंगे। अब वो स्पेशल फॉर्म क्या होता है, उसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं रो इकोलॉन फॉर्म। ठीक है, तो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसको कन्वर्ट करने वाले हैं रो इकोलॉन फॉर्म में, और वो नाम पे इतना आपको ध्यान नहीं देना है, मैं इसके बाद जो उसका प्रोसेस बताऊंगा आपको उस प्रोसेस को ध्यान रखना है केवल। अब ये काफ़ी सारी चीज़ें देखिए मिक्स हो रही होंगी, रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अभी एक और आ गया है इकोलॉन फॉर्म। एक्चुअली वो सारी चीज़ें एक ही सिस्टम का पार्ट हैं और आपने पहली बार सुना है, इसलिए आपको थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करेंगे एंड ऑल डन, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा आपको, मतलब बहुत ही आराम से प्यार से बन जाएंगी चीज़ें इसमें। बस पहली बार आप नाम सुन रहे हैं तो अजीब लग रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट करने वाले हैं रो इकोलॉन फॉर्म में। ठीक है, तो यूजिंग
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस using elementary row transformation convert augmented matrix into row echelon, आई थिंक स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, HE होता है, फॉर्म। अब देखिए ये रो इक्लॉन फॉर्म क्या होता है, आपको इसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कंडीशन कि किसी भी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होगा, किसी भी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होगा, एंड किसी भी रो में नंबर ऑफ जीरोज उसके नीचे वाली रो से कम होंगे, ठीक है। दो बातें मैं दोनों को लिख देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला मैं इसको बोल रहा हूं, फर्स्ट थिंग कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट in each row is 1 and other elements in the corresponding column is 0। कॉलम मतलब उसके नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए। सेकंड क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर the first non-zero element in any non-zero row is less than the number of zeros in the next row। ओके, देखिए अब इस बात को थोड़ा समझते हैं, बहुत आसान है, ये इतना बड़ा लिख दिया है, इसमें दिमाग मत डालिएगा, तो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको। देखिए द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज 1। तो ट्रांसफॉर्मेशन से हमको क्या करना है, हर एक एलिमेंट को जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा किसी भी रो में उसको 1 कन्वर्ट कर देना है, उसको 1 बना देंगे डिवाइड करके कांस्टेंट से। ओके, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोज इन द नेक्स्ट रो। देखिए अगर मैं रो 1 में बात करता हूँ, रो 1 एंड रो 2, तो रो 2 नीचे होगा, रो 1 ऊपर होगा। तो रो 1 में नंबर ऑफ जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोज इन रो 2। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं इसको यहां पर लिख के दिखा देता हूं आपको एग्जाम्पल के लिए। 1 2 3 0 1 1 0 0 1 देख लीजिए, ये लिखा है रो एक्लॉन फॉर्म। मुझे नहीं पता है वो किस मैट्रिक्स का है, इसका तो नहीं ऑब्वियसली, मतलब हो भी सकता है, मुझे पता नहीं, मैंने रैंडमली लिख दिया है।
1 2 3 0 1 1 0 0 1, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज 1, देखिए 1 1 एंड 1। अब ये देखिए एंड अदर एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम इज 0। 1 के बाद नीचे क्या है सारे 0, 1 के बाद नीचे क्या है सारे 0। अब इसके बाद नीचे तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट बिफोर, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, इसमें तो नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं 0 फर्स्ट रो में, ठीक है, इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोज इन नेक्स्ट रो। तो नेक्स्ट रो में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट 1, तो इसमें कितने जीरो हैं, एक भी नहीं है, इसमें एक है। नेक्स्ट वाले में क्या है 2 हैं। तो ये सिस्टम फॉलो हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि काउंटिंग 0 1 2 ही चलेगा, वो 0 1 3 4 ऐसे ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2 0 हो जाएं एंड यहाँ पे 1 0, तो वो गलत हो जाएगा। तो उसको रो एक्लॉन फॉर्म नहीं बोलेंगे, मतलब मैट्रिक्स गलत नहीं हो जाएगा, वो इसको रो एक्लॉन फॉर्म नहीं बोलेंगे हम लोग। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल अगर लिखना है तो मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इसको इरेज करके लिख देता हूँ। देखिए 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0। देखिए ये भी रो इक्लोन फॉर्म में लिखा हुआ है, देख लीजिए। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है सब में, चौथे वाले में नॉन जीरो तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं हमको। किसी भी 1 के नीचे जो कॉलम है उसमें सारे 0 हैं। और पहले रो में नंबर ऑफ जीरो बिफोर एनी नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होनी चाहिए बस, इसमें तो 4 है ऑलरेडी। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रो इक्लोन फॉर्म क्या होता है। तो अभी हम लोग सारी चीज़ें मिक्स करने वाले हैं और क्वेश्चन में रो इक्लोन फॉर्म, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड लास्टली जो कल वाला पार्ट था रैंक, आखिर उसका यूज़ क्या है, क्यों फालतू में उसको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वापस से इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं जिसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमको कन्वर्ट करना है रो इक्लोन फॉर्म में यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो सबसे पहले देखिए उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा जो रो 1 है उसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो भी है उसको 1 बनाते हैं, अगर नहीं है तो इस केस में ऑलरेडी है। उसके बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये तो 1 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, तो इसको 0 बनाने के लिए हमको R2 को रिप्लेस करना पड़ेगा R2 माइनस 2R1 से, एंड इसको 0 बनाने के लिए हमको रिप्लेस करना पड़ेगा R3 को R3 माइनस 3R1 से। ओके, देन ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 0 माइनस 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ये माइनस 2 हो जाएगा एंड ये माइनस 3 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा, 6, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 9 माइनस 4 12 माइनस 6। ओके, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये वाला अपना पहला जो कॉलम है वो परफेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, ये रो 2 में जो भी पहला एलिमेंट नॉन जीरो है उसको 1 बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर -1 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, अब R2 को रिप्लेस करेंगे -1 इंटू R2 से। ओके, तो रिप्लेस करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 1 2 4 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 0 -2 -4 -6। एंड अब क्या करना है, उसके नीचे वाले को 0 कन्वर्ट करना है, जैसे पहले वाले भी किया था। तो इसके नीचे क्या लिखा है, -2, तो क्या करना पड़ेगा हमको, R3 में 2 R2 ऐड कर दें, तो R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 प्लस 2 R2 से। तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू
1 2 3 4 0 1 2 3 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 0 एंड 0। देखिए अब ये रो एक्लॉन फॉर्म में आ चुका है। अब यहां पर आप याद करिए, कल इसी वाले मैट्रिक्स को मैंने आपको दिया था रैंक निकालने के लिए, उसका रैंक क्या आया था 2। उसी मैट्रिक्स को मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट किया है और सिस्टम लिखा है। अब देखिए यहां पे जो थर्ड रो आ गया वो पूरा का पूरा रो क्या आ गया, 0, तो इसका रैंक है 2। जितना नॉन जीरो रो होता है उतना ही होता है उस मैट्रिक्स का रैंक। रैंक से आपको आइडिया हो जाता है कि ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। और अब देखिए इस सिस्टम के लिए क्या होगा, ये एक्चुअली में 2 ही इक्वेशन दिया हुआ है आइडियली। जो थर्ड इक्वेशन था वो आपको उन दोनों के कॉम्बिनेशन से दिया हुआ था। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1 + 2 = 3 एंड आई थिंक यहां से ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी कॉम्बिनेशन से आपको ये मिल जरूर जाएगा। आप किसी भी 2 के कॉम्बिनेशन से आपको थर्ड मिलेगा, ये कंफर्म है, तभी इसका रैंक क्या आया है 2। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए देखिए, अगर मैं ठीक उस पर नहीं जाते हैं, वो आप चाहें तो ट्राई करिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक इक्वेशन जो लिखा है वो 2 के कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए अब किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है तो आइडियली उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं 3। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पे ये जो चीज लिखा है ना, इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। ये क्या बन गया है, ये बन गया है x + 2y + 3z = 4, y + 2z = 3 एंड यहाँ पर तो सारा 0। बस केवल 2 ही इक्वेशन है। तो आप किसी भी एक वेरिएबल को y या z को k ले लीजिए तो उसके टर्म्स में बाकी सारे आंसर आ जाएंगे। ओके, तो ये होता है रैंक एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है।